हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन, चैप्टर नंबर 1, 12th क्लास बायोलॉजी। ठीक है। तो पुष्पीय पादप यानी कि जो कैसा पादप जो कि पुष्प वाला हो, है ना, यानी कि जो जिसमें पुष्प उत्पन्न होता है, उसमें क्या देखेंगे हम लोग, लैंगिक प्रजनन। तो प्रजनन क्या होता है? अपने जैसे नए संतान को उत्पन्न करना। ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप लोग, द्विलिंगी पुष्प देख रहे हैं, है ना। तो द्विलिंगी पुष्प में क्या होता है, नर जनन अंग और मादा जनन अंग एक ही साथ में होता है। तो पुष्प का कुछ हम लोग बारे में देख लेते हैं कि पुष्प में क्या क्या होता है। तो सभी पुष्प कैसा होता है, आवृत बीजी पुष्प के बारे में देखना है ना। तो सभी आवृत बीजी पुष्प में क्या होता है, लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करता है। आवृत बीज मतलब क्या, जिसका बीज किसी आवरण से ढका हुआ हो। ठीक है। पुष्प क्या होता है, लैंगिक प्रजनन स्थल है ना, कि पुष्प में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। मानव के लिए इसका सौंदर्य, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व होता है। पुष्प क्या होता है, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में इसका फूल का क्या यूज होता है, सामाजिक कार्य में भी इसका यूज होता है। और इस ये क्या करता है, आदमी को सुंदरता भी प्रदान करता है। कैसे? बहुत सारे इत्र वगैरह का निर्माण होता है, कॉस्मेटिक का निर्माण पुष्प से होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या होता है, इसका माला बनाकर पहनाया जाता है ना। एक जीव विज्ञानी के लिए पुष्प क्या होता है, आकारिकी एवं भौमिकी आश्चर्य होता है ना। पुष्प का मुख्य कार्य लैंगिक जनन द्वारा क्या चीज का निर्माण करना है, फल और बीज का निर्माण सुनिश्चित करता है ना। कि पुष्प के द्वारा ही क्या होता है, फल का निर्माण होता है और बीज का निर्माण होता है। एक पारिपी पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना कैसी होती है, आप देख सकते हैं कि एक पुष्प कैसा होता है ना। इसमें नर जनन अंग को क्या बोलते हैं हम लोग, पुमंग बोलते हैं, और मादा जनन अंग को क्या बोलते हैं हम लोग, जायांग बोलते हैं, है ना। यह समूह है। ठीक है। किसका समूह है, तो पुंकेसरों का समूह है ना। तो एक पुष्प का नर जनन अंग अगर एक भाग में रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, हम पुंकेसर बोलेंगे। और पुंकेसर का समूह क्या बोलेंगे, हम पुमंग बोलेंगे। अगर मादा जनन का अंग की संख्या एक होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, स्त्रीकेसर बोलेंगे। और स्त्रीकेसर का समूह क्या बोलेंगे हम लोग, जायांग बोलेंगे, है ना। आगे देखते हैं हम लोग कि पुष्प का नर जनन अंग के बारे में देखते हैं कि पुष्प का नर जनन अंग की संरचना किस तरह से होता है। तो पुष्प का नर जनन अंग का संरचना किस तरह से होता है, देख सकते हैं। इस तरह से होता है कि बीच में तंतु होता है, ऊपर क्या होता है, परागकोश होता है। तंतु कैसे संरचना है, एक लंबा पतला डंठल युक्त संरचना है, जो कि इसका समीप एवं छोर पुष्प पुष्पासन तथा दूर या पुष्प दल से जुड़ा हुआ रहता है ना। पुष्प दल है ना, देखिए यहाँ पर देखिए, दल क्या होता है ना, जो हरा हरा भाग होता है ना पुष्प के नीचे देखिएगा, वह क्या हुआ रहता है, बाह दल होता है। क्या होता है, बाह दल होता है ना। और एक अगर एक वो बाह दल रहे, एक जिसकी संख्या अगर एक रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, बाह दल बोलेंगे। अब बाह दल के समूह को क्या बोलते हैं, बाह दल पुंज बोलते हैं, है ना। बाह दल पुंज। और पुष्प का जो लाल लाल फूल दिखता है आपको, है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दल। और दल का समूह क्या बोलते हैं हम लोग, दल पुंज बोलते हैं, है ना। तो यही बोला जा रहा है कि क्या होता है कि ये लंबा पतला दंथल युक्त समूह सम्मिश्र एवं छोर पुष्पासन या पुष्प दल से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। परागकोश क्या होता है, इसका अंतिम सिरा समानता द्विपालित संरचना का होता है। परागकोश की संरचना कैसी होती है, द्विपालित होती है। और इसमें क्या होता है कि और विभिन्न प्रजातियों में पुंकेसरों की संख्या एवं लंबाई भिन्न भिन्न होती है। कि पुंकेसर क्या कैसा होता है, जिसका लंबाई भिन्न होगा और इसकी संख्या भी भिन्न भिन्न होगा। तो हम लोग पराग कोश की संरचना के बारे में जान लेते हैं कि पराग कोश की संरचना कैसी होती है। तो एक आवृत्त बीजीय पराग कोश में कैसी संरचना होता है, द्विपालित। अगर इसको काटेंगे पराग कोश को, उसकी संरचना कैसी होगी, तो द्विपालित होगी, है ना। तो इस पराग कोश के अंदर क्या होता है, चतुष्ट लघु बीजाणु धानी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, चार को दिख रहा है गोल गोल, ये क्या है, लघु बीजाणु धानी की संरचना है।
इस लघु बीजाणु धानी के ऊपर क्या पाया जाएगा? टेपिटम का परत पाया जाएगा, है ना? उसके ऊपर क्या आएगा? मिडिल लेयर पाया जाएगा, मध्य परत पाया जाएगा। उसके बाद इंडो इंडोथियम पाया जाएगा और इपिडर्मिस पाया जाएगा, यानी कि बाह्य परत पाया जाएगा और अंतः परत और मध्य परत और टेपिटम की परत पाया जाएगा। ठीक है। इसके चारों कोनों पर क्या है? गोल गोल लघु बीजाणु धानी स्थित होता है। लघु बीजाणु धानी विकसित होकर क्या चीज का निर्माण करेगा? तो पोलन पोलन सेक्स यानी कि पराग पुट्टी का निर्माण करेगा, जो पराग कणों से भरा हुआ रहता है। लघु बीजाणु धानी की आंतरिक संरचना के बारे में देख लेते हैं कि अंदर क्या होता है। बाह्य त्वचा, सबसे बाहरी इस क्या होता है? बाह्य त्वचा, और बीच में क्या होता है? मध्य परत, अंतःस्थितियम परत। ठीक है। ये इसका क्या काम होता है? संरक्षण प्रदान करना, है ना? संरक्षण प्रदान करना यानी कि रक्षा करता है। उसके बाद क्या पाया जाता है? टेपिटम की परत। इसका क्या काम होता है कि ये पोषक उत्तक है। ठीक, पोषक। टेपिटम में क्या परत है? इसमें जीव द्रव भरी होती है और इसका समांतर एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है। टेपिटम क्या होता है ना? यह टेपिटम लघु बीजाणु धानी के ऊपर एक परत होता है ना? इसका विकास पराग कणों को पोषण देना है ना? जब पराग कण को पोषण की आवश्यकता होती है तो टेपिटम क्या करता है? उसे पोषण प्रदान करता है। अब इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। ई ई टी ई एम टी ई एम टी ई इंडो इंडी इन इपीडर्मिस। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? इंडो इंडो इंडोथियम मिडिल लेयर टेपिटम मिडिल अंतःस्थितियम। आगे देखते हैं हम लोग लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु जनन। ठीक है। लघु बीजाणु धानी पराग मात्र कोशिका में अंधसूत्री विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणु का निर्माण होता है ना? लघु बीजाणु जनन में क्या होता है? एक पराग मात्र कोशिका होता है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम लोग लघु बीजाणु जनन कहते हैं। बीजाणु जनन ऊतक की प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है। बीजाणु जनन ऊतक जो होता है, ठीक है ना, उसमें जो प्रत्येक कोशिका है वो सक्षम होता है। आगे देखते हैं कि प्रत्येक पराग मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण करता है ना? यह 4 लघु बीजाणु समूह यह 4 लघु बीजाणु एक समूह व्यवस्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं? लघु बीजाणु चतुष्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। लघु बीजाणु चतुष्ट, है ना? तो बीजाणु जनन ऊतक में समसूत्री विभाजन, बीजाणु जनन ऊतक टुगुनी संरचना होता है। उसके बाद क्या बनता है? पराग मात्र कोशिका भी कैसी संरचना है? तो 2n यानी कि दुगुनी संरचना है। उसके बाद लघु बीजाणु लघु बीजाणु कैसी संरचना है? तो 4n यानी कि चतुष्ट संरचना होती है। हम लोग देखते हैं परागकण के बारे में। देखते हैं किसके बारे में? देखते हैं परागकण के बारे में। इसे क्या है ना? इसे हम लोग नर युग्मकों के भी नाम से हम लोग जानते हैं। परागकण नर युग्मोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। समानता गोलाकार होती है। व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। माइक्रोमीटर होता है, यानी कि परागकण का अगर पूछेगा कि समानता कितना गोलाकार संरचना होती है, तो 25 से 50 इसका व्यास होता है। इसमें 2 परत होता है, बाह्यचोल और अंतःचोल। ठीक है। बाह्यचोल और अंतःचोल। बाह्यचोल क्या होता है? बाह्यचोल कठोर भित्ति से बना हुआ रहता है, कठोर भित्ति से बना होता है। अंतःचोल क्या होता है? भीतरी परत, भीतरी पतरी भित्ति पराग कोश के परिपक्व होने पर लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग होकर पराग कण में विकसित हो जाता है। पराग कण भित्ति एक सुरक्षा कवच, है ना? बाह्यचोल के बारे में देखते हैं।
यह क्या होता है, स्पोरोपोलिन से बनी होती है। स्पोरोपोलिन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधी कार्बनिक सामग्री है। यह उच्च ताप पर प्रबल अम्लों एवं क्षारों का सामान्य सामना कर सकती है। कोई भी एंजाइम इसे निम्नीकृत नहीं कर सकता। बाह्य चूर्ण छिद्र होता है जहाँ पर स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है। स्पोरोपोलिन के कारण परागकण जीवाश्मों की तरह संरक्षित रहता है ना, यह खराब नहीं होता है। तो परागकण क्या होता है, स्पोरोपोलिन के कारण क्या होता है कि सुरक्षित रहता है। आगे देखते हैं अंतःचोल क्या होता है। यह सेल्यूलोज एवं पैक्टिन की बनी एक पतली सतह होती है। अब देखते हैं कि परागकण कैसे परिपक्व होता है ना। तो परिपक्व परागकण की कोशिकाएं, ठीक है। तो परागकण के अंदर दो कोशिका होती है, कि कायिक कोशिका होती है कि जनन कोशिका होती है। क्या होती है, कायिक कोशिका होती है कि जनन कोशिका होती है। कायिक कोशिका बड़ी होती है तथा प्रचुर भंडार होती है, प्रचुर खाद्य भंडार होती है और एक विशाल अनियमित केंद्रक होता है। पूछा है कि काय कोशिका का जो केंद्रक नियमित होता है, अनियमित, तो इसमें इसका केंद्रक क्या होता है, अनियमित होता है। जनन कोशिका क्या होती है, यह छोटी होती है किससे, तो कायिक कोशिका से, और कायिक कोशिका के जीव द्रव में तैरती हुई रहती है। क्या होती है, जो कायिक कोशिका का जीव द्रव होती है उसमें क्या करती है, तैरती रहती है। 60% से अधिक आवृतबीजी पादपों में परागकण इसे दो कोशिकीय चरण में झड़ती है। शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन से दो नर युग्मक बनाती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि पुष्प का मादा जनन अंग के बारे में देखते हैं। ठीक है, अगर पुष्प का मादा जनन अंग की संख्या 1 होगा तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्त्री केसर। और अब बहुत सारा स्त्री केसर का समूह को क्या बोलेंगे हम लोग, जायांग बोलेंगे, है ना। तो पुष्प का मादा जनन अंग की संरचना है, आप देख लीजिए कि ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्तिकाग्र। बीच वाले को क्या बोलते हैं, वर्तिका। और बीच वाले भाग जो फूला हुआ भाग है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अंडाशय। वर्तिकाग्र पराग कणों के लिए आवरण मंच, यानी कि वर्तिकाग्र क्या करता है, पराग कण को क्या करता है, वहां पे क्या करता है, पराग कण को सोख लेता है। यानी कि यहाँ ही परागकण पहुँचता है सबसे पहले। उसके बाद कहाँ पहुँचता है, वर्तिकाग्र में पहुँचता है, जो कि एक पतली संरचना होती है। आगे अंडाशय। अंडाशय क्या होती है, स्त्रीकेसर में आधारित फूला हुआ भाग होता है ना। अंडाशय ही क्या बनाता है, तो फल का निर्माण करता है ना। आगे देखते हैं अंडाशय के अंदर क्या चीज होता है, तो बीजांड होता है। अंडाशय के अंदर क्या होता है, तो बीजांड, है ना। बीजांड में क्या बनता है, तो बीज का निर्माण होता है। बीजांड में क्या चीज का निर्माण होता है, तो बीज का निर्माण होता है। अंडाशय के अंदर गर्भाशयीय गुहा होती है। गुहा के अंदर अपरा स्थित होता है। अपरा से गुरु बीजाणुधानी या बीजांड उत्पन्न होता है। जायांग के प्रकार। जयंग कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, युक्तापी और व्युत्तापी। स्त्रीकेसर आपस में जुड़े हुए रहते हैं। युक्तापी अंडाशय में क्या होता है, स्त्रीकेसर आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अब युक्तापी में क्या होता है, स्त्रीकेसर स्वतंत्र होते हैं, है ना। आगे देखते हैं कि बीजांड की संख्या 1। गेहूं में क्या होता है, बीजांड की संख्या 1 होते हैं, यानी कि बीज की संख्या 1 होता है ना। और पपीता तरबूज में क्या होता है, बीज की संख्या बहुत ज्यादा होता है ना। आगे देखते हैं कि बीजांड की संरचना कैसी होती है। बीजांड की संरचना कैसी होती है, तो ऊपर क्या होता है, बीजांड द्वार होता है। यह अध्यावरण है। बीजांड काय है, बीजांड काय। बीच में क्या है, भ्रूण कोश है, भ्रूण पोष होता है ना। आप इसको बना लीजिएगा देख के। आगे हम लोग देखते हैं गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं की संरचना का प्रक्रम, है ना। बोला जा रहा है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है ना। अधिकांश पुष्पीय पादप में एक गुरु बीजाणु कार्यशील होता है, जबकि 3 क्या होता है, नष्ट हो जाता है ना। आगे देखते हैं कि भ्रूण कोश क्या होता है ना, भ्रूण कोश।
जैसे भ्रूणकोश यानी कि मादा युग्मोद्भिद का विकास, भ्रूणकोश का विकास किस तरह से होता है ना? कार्यशील गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश बनने की विधि को एक बीजाणु जनन विकास कहते हैं। एक बीजाणु जनन विकास कहते हैं। कार्यशील गुरु बीजाणु का केंद्र 3 मुक्त केंद्रीय समसूत्री विभाजन से आद्य केंद्रक अवस्था बनाती है, आद्य केंद्रीय अवस्था बनाती है। इसके बाद कोशिकीय भित्ति का निर्माण होती है ना? तो ये देख रहे हैं कि बीच में क्या होता है, ध्रुवीय कोशिका, नीचे क्या होता है, अंड कोशिका, उसके बाद सहायक कोशिका, उसके बाद प्रतिवांत कोशिका, प्रतिव्यांश कोशिका। इसमें क्या होता है, 8 कोशिकीय और 7 केंद्रक होता है ना? 8 कोशिका दिख रहा है आपको ना? 8 कोशिका, 1 2 3 4 8 कोशिकीय और 7 केंद्रक। एक परिपक्व भ्रूणकोश, एक परिपक्व भ्रूणकोश में क्या होता है, 8 केंद्रक 7 कोशिकीय की संरचना होती है। अगर पूछे कि भ्रूणकोश की संरचना कैसी होती है, तो 8 केंद्रक इसमें होता है और 7 कोशिका होता है ना? आगे देखते हैं हम लोग कि परागकण, कि परागकण किसे कहते हैं सर? परागकण क्या होता है? तो परागकण का पराग कोश से स्त्रीकेसर तथा वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, है ना? परागकण क्या होता है? तो यह पराग कोश से निकलता है और कहाँ पहुँचता है? स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक, यानी कि स्त्रीकेसर यानी कि पुष्प का मादा जनन अंग का सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? स्त्रीकेसर तक पहुँचता है। इसकी आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि पुष्पीय पादप में नर तथा मादा युग्मक दोनों अचल होता है। अचल मतलब चल नहीं सकता है। अतः निषेचन के दोनों युग्मकों को एक साथ आना आवश्यक है। परागन उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। पौधे इस कार्य के लिए बाह्य कारकों का उपयोग करता है ना? परागन के प्रकार, यानी कि परागन क्या होता है कि किसी भी माध्यम के द्वारा पराग कणों को कहाँ पहुंचना है? स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक। तो यह माध्यम कुछ भी हो सकता है ना? तो ये परागन के कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, है ना? स्वयुग परागन के प्रकार, यह स्रोत कितने तरह से होते हैं? 2 तरह से होते हैं, स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन और परपरागन। तो स्वपरागन में भी कुछ प्रकार होते हैं, जिसमें क्या होता है, स्वयुग्मन। क्या होता है? स्वयुग्मन। स्वयुग्मन क्या होता है? एक ही पुष्प के अंदर पराग कोश से वर्तिकाग्र तक परागन को स्थानांतरण करना, है ना? एक ही पुष्प पर क्या होता है, यह पराग कण का स्थानांतरण होता है। इसके लिए पराग एवं वर्तिकाग्र में विमुक्त में समकालिकता आवश्यक होता है। यह किस में होता है? द्विलिंगी पुष्प में, है ना? स्वयुग्मन किस में होता है? तो द्विलिंगी पुष्प में होता है। सजातीय परागन, एक ही पादप के एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागनों को स्थानांतरण, है ना? यह किस में होता है? उभयलिंगी पुष्प में। सजातीय पुष्प परागन किस में होता है? तो उभयलिंगी पुष्प में होता है। मतलब कि बोला जा रहा है कि सजातीय यानी कि एक ही पुष्प का जो वर्तिकाग्र, एक ही पुष्प का जो परागकण होता है, क्या होता है? दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। उसमें क्या होता है? सजातीय पुष्प परागन। देख देख सकते हैं आप लोग कि स्वयुग्मन में क्या होता है? परागकण एक ही पुष्प पर गिर रहा है, और सजातीय पुष्प में क्या होता है कि परागकण दूसरे एक ही पेड़ के पुष्प पर गिर रहा है ना? आगे देखते हैं हम लोग उन्मीलीय पुष्प, है ना? उन्मीलीय पुष्प और अनुमीलीय पुष्प, अनुमीलीय परागनी और उन्मीलीय परागनी, ठीक है? समांतर पुष्पों की तरह जिसके पराग कोश वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं, है ना? उन्मीलिय पराग में पुष्प में क्या होता है? एक ही पौधा पे 2 तरह के पुष्प उपस्थित हो गए, है ना? एक ही पौधा पे 2 तरह के पुष्प उपस्थित होता है, जैसे बायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलिना। यह कुछ पौधे हैं, पेड़ हैं, जिसमें क्या होता है? 2 तरह का पुष्प होता है, उन्मीलिय परागनी पुष्प और अनुमीलिय परागनी पुष्प, है ना? तो उन्मीलिय परागनी पुष्प में क्या होता है? वर्तिकाग्र अनावृत होता है ना? यानी कि इसमें ढका हुआ नहीं रहता है।
अनुमीलिय परागनी पुष्प में क्या होता है, यह पुष्प कभी भी अनावृत नहीं होता है, कभी नहीं खिलते हैं। पराग कोश और वर्तिका एक दूसरे से बहुत आसपास होते हैं। पराग कण वर्तिका के संपर्क में आकर परागन करते हैं। परिणाम क्या होता है, यह पुष्पसदैव संयुग्मक होते हैं और परागकर्ता की अनुपस्थिति में ही निश्चित रूप से बीज पैदा करता है ना। कि दो तरह का पुष्प पाया जाएगा इसमें, है ना। एक ही पुष्प पर उन्मीलिय परागनी पुष्प भी रहेगा, अनुमीलिय परागनी पुष्प भी होगा, है ना। आगे देखते हैं हम लोग पर परागन। पर परागन, ठीक, क्या होता है पर परागन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनिसेचन के भी नाम से जानते हैं। विभिन्न पादपों में पराग कोश से विभिन्न पादपों के पॉलिनिसेचन तक पराग कणों को स्थानांतरण, है ना। क्या होता है कि पराग कण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण कैसे हो, स्थानांतरण क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिनाइजेशन। दो को पुष्प बनाया गया है, इसका जो पराग कण किसी माध्यम से कहाँ पहुंच गया, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच गया, है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पॉलिनाइजेशन। एक एकमात्र प्रकार का परागन है, यह एकमात्र प्रकार का परागन है जिसमें आनुवांशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागन आते हैं। यह आनुवांशिक विभिन्नता को बढ़ावा देता है। पराग पराग के अभिकर्मक, परागन के क्या होता है, अभिकर्मक। कि परागन का अभिकर्मक क्या होता है ना, तो पराग कण के अभिकर्मक होता है कि अभिकर्मक क्या बोलते हैं हम लोग, कारक भी बोलते हैं। यह दो तरह का होता है, अजीवीय और जीवीय। अजीवीय में क्या होता है, जिसमें जीवन नहीं होता है, और जीवीय में क्या होता है, जिसमें जीवन हो। जगह में जीवन नहीं होता वह कौन कौन सा होता है, वायु है और जल है। एक में जीवन नहीं है। और जीवन किस में होता है, प्राणी, कीट और पक्षी में जीवन होता है। अधिकांश पौधे जीविकों कारकों का उपयोग करते हैं, है ना। और जीविकीय परागन वायु में पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना एक संयोजन घटना है। इस अनिश्चितता को क्षतिपूर्ण के लिए पौधे बीजांड की तुलना में असंख्य परागकण उत्पन्न करता है ना। आगे देखते हैं कि वायु परागन में किस तरह से पुष्प होता है। यह सबसे समान अजीवीय परागन है। इसकी विशेषता क्या है, पराग कण हल्के तथा चिपचिपे रहित होते हैं ताकि हवा में उड़ सके। पुंकेसर बेहद अनावृत होते हैं, है ना, अनावृत होते हैं। वर्तिकाग्र बेहद बेहद एवं बिच्छ होते हैं ताकि पराग कणों को आसानी से पकड़ सके। पुष्प रंगहीन, गंधहीन तथा मकरंद रहित होता है। पुष्प कैसा होता है, रंगहीन, गंधहीन और मकरंद रहित होता है। मकरंद मतलब क्या, रस रस उसमें भरा हुआ रहता है। उदाहरण के लिए घास और मक्का, मक्का जिसको क्या बोलते हैं, हम लोग भुट्टा के भी नाम से जानते हैं। मक्के के भुट्टे में पुंकेसर वर्तिकाग्र जो हवा में झूलते रहते हैं। ऊपर देखिए वर्तिकाग्र है, ये हवा में क्या रहेगा, झूलते रहेगा, है ना। जल के द्वारा परागन देखते हैं कि जल के द्वारा परागन किस तरह से है। यह काफी दुर्लभ है, लगभग 30 वंशों तक सीमित, अधिकतर एवं एक बीजपत्री का उदाहरण है। ताजे पानी में, है ना। जल परागन कितना तरह से होता है, दो तरह से होते हैं। एक ताजे पानी में होते हैं, क्या होता है, समुद्री पानी में होता है। ताजे पानी में कौन सी किसमें परागन होता है, तो बेसलिनिया और हाइड्रिला। ताजे पानी में किस में होता है, बेसलिनिया और हाइड्रिला में। और समुद्री पानी में क्या होता है, जो स्टेला में होता है। आगे देखते हैं हम लोग, बेसिलिया मादा जन लंबे डंठल सतह पर रहते हैं और नर परागण सतह पर छोड़ देते हैं, है ना। ये बेसिलिया में क्या होता है कि मादा जो होता है पुष्प में जल के सतह पर रहता है, और नर क्या होता है, जल के अंदर रहता है, ठीक है। जो स्टेरा परागण में लंबे फीते जैसे होते हैं और पानी के अंदर छोड़े जाते हैं। जो स्टेला में क्या होता है, पानी के अंदर छोड़े जाते हैं। जल परागण कारकों में श्लेष्मा द्वारा गीले होने से बचाया जा सकता है ना। इधर बीच में थोड़ा सा पॉइंट दिया हुआ है कि वाटर हाइसिस और वाटर लिली में परागण कीट या वायु से होता है, जल से नहीं होता है। आगे देखते हैं कि प्राणी प्रजनन में के बारे में देखते हैं।
अधिकांश पुष्पीय पादप परागन के लिए प्राणियों का उपयोग करता है। मुख्य रूप से किसे इस्तेमाल करता है? मधुमक्खी, भौले तितली, है ना? पक्षी में भी आता है, शंकर खोरा पक्षी और गुंजन पक्षी का भी उपयोग करता है। कौन करता है? शंकर खोरा एक पक्षी का नाम है और गुंजन पक्षी का भी उपयोग करता है। चमगादड़, यहाँ तक कि सरीसृप छिपकली भी क्या है? एक तरह का पराग करता है। प्राणी परागित पुष्प की विशेषता, यह प्राय रंगीन सुगंध, है ना? जो भी क्या होता है कि प्राणी यह जो होता है रंगीन होता है, मकरंद से भरा हुआ रहता है और गुण प्राणियों से आकर्षित करने के लिए होता है। यानी कि जितना भी भौरे हो गया, कीट हो गया, इस सब का जो परागित पुष्प क्या होता है? ये रंगीन होता है ना? और सुगंध भी इसमें रहता है। आगे देखते हैं पुष्पीय पुरस्कार और सहसंबंध। पुष्पीय पुरस्कार और सहसंबंध प्राणियों में सेठ भेंट जारी करने के लिए पुष्प उन्हें परितोष प्रदान करते हैं। समानतः परितोष मकरंद परागन होता है। इसमें क्या होता है? मकरंद और परागन। विशेष परितोष क्या होता है देखते हैं। सबसे लंबा पुष्प अंडे देने के लिए सुरक्षित जगह प्रदान करती है। युक्का और पादप में और सकल्प दोनों एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते हैं। सल्ला अपने अंडे पुष्प के अंडाशय में देती है और बदले में पुष्प को परागित कर देती है। आगे देखते हैं परिप्रजनन युक्तियां। परिप्रजनन युक्ति में क्या है? स्वपरागन को रोकने का उपाय, है ना? स्वपरागन को रोकने का उपाय क्या 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 हो सकता है? समस्या नियंत्रण स्वपरागन को अंतः प्रजनन आवरण होते हैं, अतः पौधे पर परागन को प्रोत्साहित करते हैं। इसकी युक्तियां क्या होता है? पराग अभिमुक्त और वर्तिका का समय समय पर अलग होना, पराग कोष को और वर्तिका को अलग अलग स्थानों पर होना, स्वसमंजस्य आनुवंशिक तरीके जिसमें अपने ही परागकणों को अंकुरन होता है। एक लिंगी पुष्प का उत्पादन नर और मादा पुष्प अलग अलग होते हैं, जैसे कि पपीता। एक लिंगी पुष्प में क्या होता है कि नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग होते हैं, जैसे पपीता देख सकते हैं और मक्का देख सकते हैं। पराग स्त्री के साथ संघर्ष। पराग स्त्री के साथ संघर्ष, सही परागन की पहचान। एक ही गतिक प्रक्रम जिसमें स्त्री के साथ सही या गलत परागन को पहचान लेता है। यह पहचान रासायनिक घटनाओं को आपसी संवाद से होता है ना? पुष्प क्या करता है कि पुष्प क्या करता है कि सही परागकण को पहचान लेता है। यदि परागकण सुयोग है तो स्त्री कैसे उसे स्वीकार करता है और परागकण का अंकुरण होता है और पराग नली में वृद्धि होता है। यदि परागकण क्या अयोग होता है, यानी कि अच्छा नहीं होता है, तो स्त्री के उसे क्या करता है? अस्वीकार कर देता है और पराग अनुकूलन या पराग नली की वृद्धि को रोक देता है। आगे देखते हैं कृत्रिम संकीकरण। कृत्रिम संकीकरण मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। फसल उन्नति कार्यक्रम यह फसल की उन्नति के लिए एक प्रमुख उपसंग है। इसका उद्देश्य केवल वांछनीय परागकणों का उपयोग सुनिश्चित करना है। द्विलिंगी पुष्प में प्रक्रिया, स्टेप 1 में क्या होता है? बिंपुंसन। स्टेप 2 क्या होता है? बैंगिंग। ठीक है। विपुंसन क्या होता है ना? तो विपुंसन में क्या कहता है? पराग कोष को पुष्प कलिका से अलग कर दिया जाता है। इस विपुंसन में क्या किया जाता है? किसी चिमटे या कैंची के सहायता से पराग कोष को अलग कर दिया जाता है। बैंगिंग में क्या किया जाता है कि विपुंसित पुष्प को थैली से ढका ताकि अवांछित परागकण न आए। इसमें क्या किया जाएगा कि एक थैली के सहायता से परागकण को ढक दिया जाएगा, है ना? वांछित परागणों को छिड़काव और रिब्रीजाइजेशन, एक लिंगी पुष्प के विपुंसन की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखते हैं हम लोग दोहरा निषेचन। है दोहरा निषेचन, जो पुष्प जो होता है दोहरा निषेचन कैसे कर लेता है? पराग नलिका भ्रूण पोष में प्रवेश कर दो नर युग्मक छोड़ती है। जब क्या होता है कि पराग नलिका भ्रूण पोष में प्रवेश करके दो नर युग्मक छोड़ती है। भ्रूण पोष में दो
संलयन होता है। पहला क्या है? युग्मक संलयन। युग्मक संलयन। पहला नर युग्मक दूसरा अंड कोशिका से संलयन कर क्या बनाता है? युग्मनज का निर्माण कर लेता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा नर युग्मक 2 केंद्रकीय कोशिका, प्राथमिक कोशिका और 2 प्राथमिक कोशिका 3 दूसरा नर युग्मक 2 केंद्रकीय कोशिका और भ्रूणपोष केंद्रक बनाती है, क्योंकि 2 प्रकार के संलयन, युग्मक संलयन और त्रीय संलयन होते हैं। यह घटना को दोहरा निषेचन होता है। यानी कि दूसरा नर कोशिका क्या कहेगा कि ध्रुवीय कोशिका से संलयन कर 3n संरचना बना लेगा, जिसे हम लोग क्या कर देंगे? भ्रूणपोष कहेंगे। क्या बोलेंगे? भ्रूणपोष कहेंगे। इस क्रिया को क्या करते हैं हम लोग? दोहरा निषेचन करते हैं। ठीक है। पहला क्या? युग्मक संलयन और त्रीय संलयन होता है। इससे इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? दोहरा निषेचन करते हैं। निषेचन पश्च घटना में क्या होता है? भ्रूणपोष एवं भ्रूण का निर्माण होता है। जब निषेचन पश्च अवस्था में क्या होता है? भ्रूणपोष का विकास, भ्रूणपोष या भ्रूण का निर्माण। दोहरा निषेचन के बाद परिघटनाओं में विनिषेचन पश्च घटनाएं होती है। इसमें क्या होता है? भ्रूणपोष का विकास होता है। भ्रूणपोष को 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या? प्राथमिक भ्रूणपोष, है ना? है ना? प्राथमिक भ्रूणपोष, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बार-बार विभाजित होकर क्या क्या निर्माण करता है? भ्रूणपोष बनाती है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक क्या करता है कि विभाजित होता है और भ्रूणपोष बनाती है, जिसका कार्य विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करना। भ्रूणपोष का क्या काम होता है? भ्रूणपोष का काम होता है कि भ्रूण को पोषण प्रदान करना। भ्रूण का विकास, भ्रूण का विकास कैसे होता है? युग्मनज विकसित होकर क्या कार्य का निर्माण कर लेता है? भ्रूण का निर्माण कर लेता है। भ्रूणपोष का विकास भ्रूण के विकास से पहले होता है। भ्रूणपोष का विकास कैसे होता है? भ्रूण के विकास से पहले होता है, ताकि भ्रूण को पोषण प्रदान हो सके। निषेचन पश्च अवस्था में क्या होता है? बीज एवं फल, बीज एवं फल, है ना? लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम बीज तथा फल होता है। बीजांड से क्या बनता है? बीज बनता है। अंडाशय से क्या बनता है? तो फल बनता है। अंडाशय से क्या बनता है? फल। और बीजांड से बीज। अंडाशय के दीवार क्या होता है? फल भित्ति होता है। अंडाशय के दीवार क्या होता है? भित्ति होता है, फल भित्ति। बीज के प्रकार, है ना? बीज कितने तरह के होते हैं? 2 तरह का होता है, गैल एल्विनियस और एल्विनस, है ना? गैल एल्विनस और एल्व्यूनस। ठीक है। गैल एल्विनस यानी कि भ्रूणपोष नहीं होता है ना? एल्विनस में क्या होता है? भ्रूणपोष बचा हुआ रह जाता है। जैसे में क्या होता है? मूंगफली, गेहूं इत्यादि। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।